वह आदमी जिसने कभी स्कूल की चौथी कक्षा भी पूरी नहीं की, आगे चलकर ऐसे मंत्रियों की किस्मत तय करेगा जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे। वह बच्चा जो बचपन में नंगे पांव सड़कों पर कपड़े के गट्ठर उठा उठाकर बेचता था, वही एक दिन भारत की राजनीति का किंगमेकर कहलाएगा। और सबसे अनोखी बात, अपने लिए नहीं, वह हमेशा किसी और के लिए सत्ता चुनता रहा। अपने लिए कुर्सी नहीं, दूसरों के लिए रास्ता बनाता रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है धूल से भरी, गर्म हवा में झुलसती एक छोटी सी जगह से, विरुधुनगर, तमिलनाडु, साल 1903। भीड़ भरा बाजार, कपड़ों की दुकानों पर लटकती रंग बिरंगी थानें, कहीं से उठती मूंगफली भुनने की गंध, और बीचों बीच एक छोटा सा घर जहां एक साधारण व्यापारी परिवार में जन्म लेता है कमराज, आगे चलकर जिसे पूरी दुनिया के कामराज के नाम से जानेगी। बचपन में उसका नाम बस इतना ही था, कामराज। न कोई लंबा पद, न कोई राजनीतिक पहचान। घर में पैसे कम, सपने बड़े, और ऊपर से ब्रिटिश राज की भारी छाया। उसका पिता करुप्पैया व्यापारी था, माँ शिवकामी एक दृढ़, चुपचाप संघर्ष करने वाली औरत। उन्हें अंदाज भी नहीं था कि उनका यह लड़का, जो अभी स्कूल जाने के नाम पर भी नाक भौं सिकोड़ता है, एक दिन लाखों बच्चों की शिक्षा की किस्मत बदलेगा। सुबह तड़के, जब बाजार अभी जाग भी नहीं पाता, कामराज की आंख खुल जाती। वह खिड़की से बाहर झांकता, कहीं से ठेले की चरमराहट, कहीं किसी दुकानदार की ऊँघती आवाज, और दूर से दिखाई देती अंग्रेज अफसरों की चमकती गाड़ियां। छोटा सा कामराज जब उन गाड़ियों को देखता तो उसके मन में एक अजीब सी जलन उठती। हमारे लिए धूल, उनके लिए सड़कें साफ, हमारे लिए पसीना, उनके लिए ठंडी हवा। यह भेद वह महसूस तो करता था, लेकिन शब्दों में नहीं बांध पाता था। स्कूल में वह कोई चमकता सितारा नहीं था। कक्षा में बैठते ही उसका मन भटकने लगता। कभी वह खिड़की से बाहर लोगों की हलचल देखता, कभी मास्टर साहब की बातों को अनसुना करके अपने मन में अजीब अजीब सवाल पैदा करता। क्यों एक ही देश में दो तरह के लोग हैं? क्यों एक के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं? लेकिन बचपन उसे ज्यादा लंबा नहीं मिला। जब वह सिर्फ 11 साल का था, उसके जीवन का पहला बड़ा ट्विस्ट आया। पिता की अचानक मृत्यु घर की आर्थिक रीढ़ जैसे एक झटके में टूट गई। स्कूल की किताबें अचानक भारी हो गईं और बाजार की दुकानों के बिल ज्यादा महत्वपूर्ण। उस दिन जब पहली बार उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, कामराज, अब घर चलाने में तुझे भी मदद करनी होगी, तो वह समझ तो गया, पर मन में कुछ टूट सा गया। वह बच्चा जो स्कूल की घंटी से चिढ़ता था, उसी को अब तालीम से हमेशा के लिए दूर होना था। स्कूल छोड़ना उसके लिए कोई भावुक, आंसू भरा दृश्य नहीं था। कोई विदाई नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई भाषण नहीं। बस एक दिन वह कक्षा में आया, फिर कभी लौट कर नहीं गया। लेकिन यहीं से उसकी कहानी में एक छिपा हुआ मोड़ जन्म लेता है, क्योंकि स्कूल की दीवारें छोड़कर जो लड़का बाहर की दुनिया में उतरा, उसने वहीं से अपनी असली पढ़ाई शुरू की। अब उसका रोज का जीवन था, कपड़े की दुकान, ग्राहकों की आवाजें, सौदेबाजी की आवाजें, और पीछे कहीं कोने में रखा एक राणा अखबार। कमराज को अक्षर ज्ञान था, पर अंग्रेजी नहीं आती थी। वह तमिल अखबारों की सुर्खियां बार बार पढ़ता, किसी अनजाने भूख की तरह, और उन सुर्खियों में अक्सर एक ही शब्द चमकता, स्वराज, आजादी, कांग्रेस। विरुधुनगर के बाजार में एक कोना था, जहां शाम होते ही कुछ लोग इकट्ठा होते और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बात करते। कभी कोई बाल गंगाधर तिलक का नाम लेता, कभी लाला लाजपत राय, कभी गांधी नाम हवा में तैर जाता। कमराज, जो दिन भर दुकान में चुपचाप काम करता, शाम होते होते वहीं जाकर खड़ा हो जाता, थोड़ी दूरी पर, ताकि मालिक की नजर न पड़े, लेकिन इतनी दूरी भी नहीं कि आवाजें सुनाई न दें। उसी भीड़ में अक्सर एक और लड़का भी दिखाई देता, साफ कपड़े, बेहतर हालात वाला, तेज बोलने वाला। इस लड़के का नाम था शंकरन। यहाँ वह उन सैकड़ों स्थानीय युवा कार्यकर्ताओं का प्रतीक है जो उसी समय राजनीति में कदम रख रहे थे। शंकरन की एक चीज कमराज को चुभती थी, उसका आत्मविश्वास। जब भी कोई चर्चा होती, शंकरन आगे बढ़कर बोलता, हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान अगर आगे नहीं आएंगे तो भारत कभी मुक्त नहीं होगा। कमराज पीछे खड़ा सुनता और उसके अंदर एक आग जलती। क्या आजादी सिर्फ पढ़े लिखों की जायदाद है?
क्या मेरे जैसे दुकान में काम करने वाले, नंगे पांव घूमने वाले इस देश के बेटे नहीं हैं? यहीं से कहानी में पहला बड़ा संघर्ष जन्म लेता है। संघर्ष ब्रिटिश राज से भी और अपने जैसे ही एक युवा प्रतिद्वंद्वी से भी, जो हर मौके पर यह जताता है कि बिना डिग्री के, बिना अंग्रेजी के तुम राजनीति में सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो, नेता कभी नहीं। दिन बीतते गए। 1919 जलियांवाला बाग का हत्याकांड। इसकी खबर जब अखबारों के जरिए विरुधुनगर पहुंची तो छोटे से शहर में भी हलचल मच गई। किसी ने चाय की दुकान पर अखबार जोर से पटकते हुए कहा, अंग्रेज हमें इंसान समझते ही नहीं। कमराज की आंखों के सामने एक खौफनाक तस्वीर उभर आई। बिना हथियार के शांतिपूर्ण लोग और उन पर बरसती गोलियां। उसे लगा जैसे वह खुद वहां मौजूद था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ उसका परिवार, मां की चिंता, रोजमर्रा का संघर्ष, दूसरी तरफ ये खून से लथपथ खबरें जो उसके मन की शांति को बार बार तोड़तीं। कुछ साल बाद गांधी का नाम हर अखबार, हर चाय की दुकान, हर सभा में गूंजने लगा। असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक सत्याग्रह, ये सब सिर्फ नारे नहीं थे। कमराज के लिए ये सवाल थे जो सीधे उसकी दुकान में आकर खड़े हो जाते। कपड़े की दुकान पर वह दिन भर विदेशी कपड़ बेचता और शाम को गांधी के भाषणों के बारे में सुनता, जहां कहा जाता विदेशी वस्त्र जलाओ, स्वदेशी अपनाओ। एक तरफ रोजी रोटी, दूसरी तरफ अंतरात्मा। यह टकराव हर दिन तेज होता जा रहा था। इसी बीच उसका प्रतिद्वंद्वी शंकरन कांग्रेस से आधिकारिक रूप से जुड़ चुका था। वह अब अक्सर लोगों के सामने गर्व से कहता, मैं तो अगले जिला सम्मेलन में भाषण दूंगा। कांग्रेस को पढ़े लिखे समझदार नेताओं की जरूरत है जो मेज पर बैठकर रणनीति बना सकें, न कि सिर्फ सड़क पर नारे लगा सकें। कमराज के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह पड़ते। एक दिन उसने हिम्मत करके शंकरन से सीधे पूछ लिया, अगर मैं भी कांग्रेस में शामिल होना चाहूं तो? शंकरन ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। साधारण कपड़े, धूल से सनी चप्पलें, हाथ में कपड़े का गट्ठर और हल्की हंसी के साथ बोला, कामराज, राजनीति कोई खेल नहीं है। तुझे बैठकों में रिपोर्ट पढ़नी होगी, अंग्रेजों की चिट्ठियां समझनी होंगी, भाषण देने होंगे। यह सब किताबों से आता है, दुकान से नहीं। यह वाक्य कामराज के दिल में तीर की तरह चुभ गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर हार नहीं मानी, बस चुपचाप जवाब दिया, अच्छा, देखते हैं। उस रात उसने जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह राजनीति में जाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं हों, चाहे कितने भी शंकरन उसका मजाक उड़ा लें। लेकिन एक और समस्या थी, समय। उन दिनों ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए तेजी से नई नीतियां बना रही थीं। गांधी ने घोषित कर दिया था कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर शहर, हर कस्बे, हर गांव से स्वयंसेवक चाहिए, और वह भी जल्दी। हमें समय से पहले तैयार होना होगा, वरना अंग्रेज हमें एक एक करके पकड़ लेंगे। कमराज को महसूस हुआ कि यह उसके लिए भी समय की दौड़ है। अगर वह जल्दी निर्णय नहीं लेता, अगर वह अभी भी दुकान और आंदोलन के बीच झूलता रहा, तो शायद हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा और शंकरन जैसे लोग सारी जगह भर देंगे। दिन में दुकान, रात में बैठकों की बातें, मां की चिंता और अंदर बढ़ता तनाव। उसके जीवन की रफ्तार तेज हो गई थी। हर क्षण उसे लगता घड़ी की सुइयां उसकी ओर उंगली उठा उठाकर कह रही हैं, तू देर कर रहा है, तू देर कर रहा है। आखिर एक दिन दुकान में मालिक ने उसे डांट दिया, तू बार बार बैठकों की बात करता है, अखबार में खोया रहता है, काम कम, सपने ज्यादा। अगर यही हाल रहा तो तुझे यहां से निकालना पड़ेगा। यह धमकी उसके लिए डर नहीं, बल्कि एक धक्का साबित हुई। उसी शाम जब बाजार की भीड़ थोड़ी शांत हुई, वह सीधे कांग्रेस की स्थानीय सभा के पास पहुंचा। भीड़ जुट चुकी थी, मंच पर कुछ नेता बैठे थे। शंकरन भी वहीं था, अच्छी तरह इस्त्र किए कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। सवाल यह नहीं था कि सभा में क्या कहा जाएगा, सवाल यह था कि क्या कमराज आज अपनी जिंदगी की दी शाह बदल पाएगा या नहीं। सभा के बीच में जब स्वयंसेवकों का नाम लिखने की घोषणा हुई तो लोग पहले थोड़ी झिझकते रहे। शंकरन सबसे आगे बढ़ा, अपना नाम लिखवाया और भीड़ की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो वह पहले से चुना हुआ नेता हो। कमराज ने अपने भीतर उठती धड़कन सुनी। उसने
गहरी सांस ली और पहली बार भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। कागज पर कलम रखी गई, उसे अपना नाम लिखना था। वह धीरे धीरे बोला, कामराज के कामराज। उसका नाम जैसे कागज पर नहीं, इतिहास की किसी राहत भरी दीवार पर खुद रहा था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कांग्रेस में नाम लिखवा आ देना आसान था, अब असली परीक्षा थी। क्या वह समय की तेज भागती धारा के साथ चल पाएगा, या अपनी सीमित शिक्षा, गरीबी और प्रतिद्वंद्वी की लगातार तानों में डूब जाएगा? अगले ही हफ्तों में उसे पहली जिम्मेदारियां मिलने लगीं। सभा में लोगों को लाना, पर्चे बांटना, गांव-गांव जाकर समझाना कि विदेशी कपड़ा न खरीदें, और सबसे कठिन काम, उन लोगों को भी मनाना जिनके लिए रोज की कमाई ही सब कुछ थी। एक किसान ने तो सीधे कह दिया, बेटा, तुम लोग कह रहे हो विदेशी कपड़ा मत खरीदो, लेकिन अगर सस्ता वही है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी आज़ादी मेरी भूख मिटाएगी? ये सवाल कमराज को हिला देते थे। वह समझ गया कि आज़ादी के नारे जितने सहज मंच पर लगते हैं, जमीन पर उन्हें सच्चाई में बदलना उतना ही कठिन है। इस बीच शंकरन का कद संगठन में तेजी से बढ़ रहा था। वह अंग्रेजी में भी भाषण देने लगा। बाहर से आए नेताओं के सामने वह ही अनुवाद करता। कई बार वह जानबूझकर कमराज के सामने अंग्रेजी में तेज तेज बोलता, मानो उसे उसकी कमी का एहसास दिलाना चाहता हो। कांग्रेस की हर बैठक में, हर फोटो में शंकरन आगे, कमराज पीछे। लेकिन एक बात थी जो धीरे धीरे नेताओं की नजर में आने लगी। जब भी कोई मुश्किल काम होता जिसे सब टाल देते, वहां कमराज बिना शोर किए पहुंच जाता। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, चाहे गांव दूर हो या रास्ता खतरनाक, वह बस एक बात कहता, ये काम करना है तो करेंगे। कई वरिष्ठ नेताओं ने आपस में कहना शुरू किया, यह लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर भरोसा एमंद है। यहीं से शंकरन के भीतर भी एक नया डर जन्म लेने लगा। कहीं यह साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे न निकल जाए। समय और तेजी से भाग रहा था। 1920 का असहयोग आंदोलन उठ चुका था। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होगा, जेल जाने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने तय किया, हमें भी अपने जिले से जेल भरने आंदोलन में हिस्सा लेना है। कुछ लोगों को आगे आकर गिरफ्तारी देनी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जेल जाना मतलब काम छूटना, कमाई रुकना, परिवार पर भार, लेकिन साथ ही यह आज़ादी की लड़ाई में असली पहचान भी देता था। शंकरन ने चतुराई से खुद को रणनीतिक भूमिका के लिए प्रस्तुत किया। मैं बाहर रहकर संगठन संभालूंगा, भाषण दूंगा, जनता को जोड़ूंगा। कागज पर उसका नाम उन लोगों में नहीं आया जो गिरफ्तारी देने वाले थे। जब स्वयंसेवकों की सूची बन रही थी तो कुछ समय तक सन्नाटा रहा। तभी पीछे खड़े कमराज ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम भी लिखिए। सभा में एक हलचल सी हुई। किसी ने फुसफुसाकर पूछा, तू पागल है? घर, माँ, नौकरी सब छोड़कर जेल चला जाएगा? उसने बस इतना कहा, अगर डरकर पीछे हटूंगा तो फिर आगे क्यों आया था? लेकिन उसके सामने एक और घड़ी टिक रही थी। दुकान का मालिक पहले ही चेतावनी दे चुका था, और घर में माँ को अभी तक पूरी बात पता भी नहीं थी। अगले 48 घंटे उसके जीवन के सबसे तनाव भरे घंटे बनने वाले थे। उसे तय करना था, क्या वह जेल जाने के लिए अपना नाम अंतिम रूप से भेजे, या पीछे हटकर साधारण कार्यकर्ता बना रहे और प्रतिद्वंद्वी शंकरन को हमेशा के लिए अपने से आगे निकल जाने दे। इस निर्णय से सिर्फ उसका भविष्य नहीं, उसकी माँ का सहारा, घर की रोटी सब जुड़े थे, और साथ ही उसके आत्मसम्मान की लड़ाई भी। रात को घर लौटकर उसने माँ को देखा, थकी हुई पर आंखों में उम्मीद लिए। वह देर तक चुप बैठा रहा, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। आखिर उसने धीरे धीरे सब बताया, कांग्रेस, गिरफ्तारी, जेल, जोखिम। माँ ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरा बाप अगर जिंदा होता तो यही कहता, घर में संभाल लूंगी, तू डर मत। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी सारी आशंकाएं काट दीं। अब समय उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ दौड़ रहा था। अगले दिन उसने बैठक में जाकर अपना नाम अंतिम सूची में लिखवा दिया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। विरुद्धनगर का कामराज जेल जाएगा, आंदोलन का हिस्सा बनने। कुछ लोग उसे पागल कह रहे थे,
कुछ उसे नायक। शंकरन ने बाहर से मुस्कुराते हुए हाँ था मिलाया, लेकिन अंदर से उसे महसूस हुआ कि वह दौड़ जिसमें वह खुद को जीतता मान रहा था, अब अचानक किसी और दिशा में मुड़ रही है। ब्रिटिश सरकार ने भी खबर ले ली थी। वे जानते थे कि जितने ज्यादा लोग जेल जाएंगे, आंदोलन उतना ही मजबूत दिखेगा, इसलिए वे तेजी से योजनाएं बना रहे थे कि कैसे इन गिरफ्तारियों को दबाव में बदला जाए। जेलों के भीतर की कठोरता बढ़ाई जा रही थी, कम खाना, ज्यादा काम, ज्यादा यातन, ताकि अगली बार कोई खुद से जेल जाने की हिम्मत न करे। कमराज को यह सब मालूम नहीं था, पर वह इतना जानता था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। उसने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा दी थी, एक दुकान के लड़के से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही तक। वह दिन तय हो चुका था जब उन्हें आगे बढ़कर गिरफ्तारी देनी थी। एक विशेष जुलूस, नारे, बैनर और फिर पुलिस की घेराबंदी। समय जैसे तेजी से सिमट रहा था। हर बीतता मिनट उसे उस क्षण के और करीब ले जा रहा था जब वह पहली बार अंग्रेज सरकार की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होगा। उधर शंकरन भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, अगर कमराज जेल जाएगा और उसका नाम अखबारों में छपेगा तो मैं उसके पीछे रह जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं भी सुर्खियों में आऊं। यह प्रतिद्वंद्विता अब सिर्फ दो युवाओं के बीच नहीं रह गई थी, यह उस छिपी लड़ाई का प्रतीक बन रही थी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भी चल रही थी। कौन इतिहास में दर्ज होगा और कौन भीड़ में खो जाएगा। गिरफ्तारी से एक रात पहले कमराज ने अपने छोटे से कमरे में बिना रोशनी के बस अंधेरे में बैठकर खुद से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं सच में उस रास्ते पर कदम रख चुका हूं जहां से वापसी नहीं? एंड बाय उत्तर उसे बाहर से नहीं, अंदर से मिला। दुकान की धूल, बाजार की आवाजें, अखबार की सुर्खियां, जलियांवाला बाग के शव, गांधी के नारे, माँ की थकी आंखें, शंकरन की हंसी, सब मिलकर जैसे एक ही बात कह रहे थे, अब रुकना मत। सुबह होते ही जब सूरज ने विरुधुनगर की गलियों को हल्की सुनहरी रोशनी से भरना शुरू किया, कमराज ने अपनी साधारण धोती सही की, कांग्रेस का झंडा उठाया और जुलूस की पहली कतार में जाकर खड़ा हो गया। आगे क्या होगा? पुलिस की लाठियां, जेल की सलाखें या इतिहास के पन्नों में उसकी पहली आधिकारिक एंट्री, कुछ भी निश्चित नहीं था। इतना जरूर था कि उस सुबह उस छोटे से कस्बे में एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान अपने डर से, अपने प्रतिद्वंद्वी से और समय से होड़ लग आने के लिए निकल चुका था। यही वह पल था जहां के कामराज की जिंदगी एक चुपचाप चलने वाली कहानी से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कती हुई गाथा में बदलने लगी। जिस लड़के ने कल तक कपड़े की दुकान में ग्राहकों के सामने झुककर जी साहब कहा था, आज वही सीना तानकर औपनिवेशिक हुकूमत की बंदूकों के सामने खड़ा था, खाली हाथ, नंगा सिर, लेकिन भीतर ऐसी जिद के साथ जिसे कोई गोली नहीं तोड़ सकती थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन विरुधुनगर की उस गली में भीड़ उमड़ चुकी थी। हवा में गूंज रहे थे नारे, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, और उस भीड़ की पहली पंक्ति में कांग्रेस का झंडा थामे साधारण धोती कमीज में खड़ा था कि कामराज। पुलिस ने दूर से ही सब पर नजर जमा रखी थी, कड़े चेहरे, चमकती बेल्ट, हाथों में लाठियां। उनके लिए यह बस एक भीड़ नियंत्रण का मामला था, लेकिन कामराज के लिए यह उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला क्षण था। जुलूस आगे बढ़ा, लोग नारे लगाते रहे, विदेशी हुकूमत मुर्दाबाद। एक पल को लगा जैसे ये आवाजें आसमान को चीर कर निकल जाएंगी। तभी रास्ता रोककर पुलिस खड़ी हो गई। सामने से एक अफसर चिल्लाया, यह सभा गैरकानूनी है, तुरंत तितर-बितर हो जाओ, नहीं तो बल प्रयोग होगा। एंड बाई भीड़ में हलचल सी हुई। कुछ लोग पीछे हटने लगे, कुछ आगे खड़े रहे। कामराज की हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन उसने झंडा और कसकर पकड़ लिया। उसे मालूम था, अगर वह पीछे हटा तो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की रीढ़ तोड़ देगा। पुलिस ने फिर चेतावनी दी। अब समय जैसे थम नहीं रहा था, बल्कि बेहद तेज दौड़ने लगा था। हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ रहा था। क्या जुलूस टूट जाएगा? क्या कोई पीछे हटेगा? या फिर
लाठियां चलेंगी। और फिर आदेश आया, चार्ज, जाना। लाठियां हवा चीरती हुई भीड़ पर टूट पड़ीं, किसी के सिर पर, किसी की पीठ पर, किसी के कंधे पर। लोग भागने लगे, चीखें उठने लगीं और धूल का बादल हवा में भर गया। उस धुएंती धूल के बीच कामराज ने एक पल के लिए सब कुछ धुंधला धुंधला देखा। लोग गिरते पड़ते, जमीन पर खून की पतली धार, और सामने दौड़ता हुआ एक पुलिसवाला जिसकी लाठी सीधे उसकी तरफ आ रही थी। धड़ाम! लाठी उसके कंधे पर पड़ी, फिर पीठ पर, फिर कलाई पर। दर्द ऐसा था जैसे हड्डियां फटकर बाहर निकल जाएंगी, लेकिन उसने झंडा नहीं छोड़ा। लाठी के हर वार के साथ उसकी मुट्ठी और कसती गई, जैसे वह अपने हाथ में सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीद पकड़े हुए हों। पुलिस वाले ने झुंझलाकर उसे धक्का दिया। गिर जा, छोड़ दे झंडा। एंडा! पर वह गिरा भी तो झंडा अपने सीने से चिपकाकर। दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे उठाया, बाहें मरोड़ीं और घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाने लगे। वहीं दूर दूसरे कोने पर भीड़ में छिपकर खड़ा शंकरन यह सब देख रहा था। उसने चाहा भी कि थोड़ा आगे बढ़कर कुछ करे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर बैठा था। अगर मुझे भी पकड़ लिया गया तो? मेरी रणनीतिक भूमिका, मेरे भाषण, मेरी पहचान, सब गए। कामराज को जब पुलिस की गाड़ी में धकेला गया तो एक क्षण के लिए उसकी नज़र भीड़ पर घूमी। उसे दूर से शंकरन दिखा, साफ सुथरी कमीज में, लगभग सुरक्षित दूरी पर, चेहरे पर एक अजीब सा भाव, न प्रशंसा न पूरी जलन, कुछ बीच का, जिसका नाम शायद घबराहट था। थाने से सीधे उन्हें जेल भेज दिया गया। लोहे की सलाखें, सीलन भरी दीवारें, पसीने और गंदे कपड़ों की मिली-जुली गंध। कामराज ने पहले कभी इस तरह की जगह की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे डर से ज्यादा एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का कोई लंबा बकाया आज जाकर भर दिया हो। जेल के अंदर के पहले ही दिन उसे पता चला कि वहां पहले से ही कई स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं, कोई छात्र, कोई वकील, कोई शिक्षक, कोई किसान। और इन्हीं सलाखों के बीच उसने अपनी दूसरी पढ़ाई शुरू की, किताबों की नहीं, संघर्ष की, रणनीति की, संगठन की। रात को जब सब बैरक में लेटे होते तो कोई गांधी के बारे में बात करता, कोई नेहरू के भाषण सुनाकर सुनाता, कोई तिलक, पट्टाभी सीतार मैया, राजाजी जैसे नेताओं के किस्से सुनाता। कामराज चुपचाप सुनता। उसके पास कागज का कलम नहीं, डिग्री नहीं, लेकिन उसकी याददाश्त तेज थी और सुनने की भूख उससे भी तेज। एक बूढ़े बंदी ने एक दिन हंसते हुए कहा, तू बहू तो चुप रहता है रे, सवाल नहीं पूछता। एंड कामराज ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, मैं पहले सुनना चाहता हूं, फिर पूछूंगा। शब्द मैं कम बोलूं पर काम ज्यादा करूं। ये वही बात थी जो आने वाले दशकों में उसकी पूरी राजनीति की पहचान बन जाएगी। जेल से रिहाई के बाद वह विरुधुनगर लौटा तो लोग उसे नए नजरिए से देखने लगे। एक समय वही कामराज जो दुकान का लड़का था, अब आंदोलन में जेल जाकर आया कार्यकर्ता था। उसके नाम के साथ एक नया विशेषण जुड़ चुका था, सिपाही। पर जिंदगी इतनी सीधी भी नहीं थी। जेल से लौटते ही उसे सबसे पहले वही पुराना सवाल घूरता मिला, रोजी रोटी कहाँ से आएगी? दुकान का मालिक किसी राजनीतिक आदमी को फिर से रखना नहीं चाहता था। किसी ने साफ कह दिया, तेरे चक्कर में पुलिस रोज यहाँ आएगी, मैं अपना व्यापार क्यों खतरे में डालूं? माँ ने जैसे तैसे कुछ आभूषण गिरवी रखकर घर चलाने की शुरुआत की। कामराज के अंदर एक खामोश लड़ाई शुरू हो गई। क्या मैंने सही किया? आंदोलन में जाना, जेल जाना, और अब घर की हालत और भी खराब। लेकिन इसी उलझन के बीच एक और ट्विस्ट आया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, जो उसके साथ जेल में रहे थे, विरुधुनगर आते ही उससे मिलने का आग्रह किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा, कामराज, तू वापस दुकान में घुसकर अपनी आग मत बुझा, तुझे संगठन में चाहिए। तू जैसे लड़के गांव जाकर कांग्रेस को जमीन से जोड़ सकते हैं। ये पहली बार था जब किसी नेता ने उसकी ओर इस तरह हाथ बढ़ाया। कोई उसे दया का पात्र नहीं, बल्कि जरूरी साथी मान रहा था। यहीं से के
कामराज की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अब वह सिर्फ स्वयं सेवक नहीं, कांग्रेस के स्थानीय संगठन का अहम हिस्सा बनने लगा। दिन बीतते गए। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों की होली, स्वदेशी का प्रचार, कामराज हर जगह मौजूद रहने लगा। कोई भी कार्यक्रम हो, रात में पर्चे बांटने हों, सुबह सुबह भोर में पास के गांवों तक पैदल जाना हो, वह बिना थके निकल पड़ता। समय के साथ उसकी पहचान बदलने लगी। वह कम बोलता, पर जो कहता साफ और सीधा। लोग कहते, यह आदमी पढ़ा लिखा कम है, पर झूठ नहीं बोलता। उधर शंकरन अब जिला स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका था। तस्वीरों में, अखबारों में, शहर की सभाओं के मंच पर जहां जहां कोई बड़ा नेता आता, वहां अनुवादक के रूप में, भाषण देने व ले के रूप में शंकरन आगे आगे दिखाई देता। एक दिन जिला कांग्रेस समिति की बैठक में आने वाले प्रांतीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। यह वही जगह थी जहां से आगे चलकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की राहें खुलती थीं, और यहीं पहली बार कामराज और शंकरन के बीच प्रतिद्वंद्विता खुलकर सामने आई। बैठक में प्रस्ताव आया, हमें विरुधुनगर से 2 प्रतिनिधि चुनने हैं, जो मद्रास प्रांत के सम्मेलन में हमारे क्षेत्र की आवाज बने। सबको मालूम था कि एक सीट तो शंकरन की पक्की है। वह बोलने में तेज, पढ़ा लिखा, नेताओं का चहेता। दूसरी सीट, उस पर कई नाम चल रहे थे, कोई वकील, कोई व्यापारी, और कुछ लोग धीरे धीरे कामराज का नाम भी फुसफुसाने लगे। शंकरन ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो ज्यादा देर तक मुस्कान नहीं रही, बल्कि चिंता में बदल गई। उसने कुछ लोगों को अलग ले जाकर समझाना शुरू किया, देखिए, प्रतिनिधि वही होना चाहिए जो बहस कर सके, कागजात पढ़ लिख सके, न कि वो जो बस भीड़ जुटाने में अच्छा हो। यह वाक्य सीधे सीधे कामराज के लिए था, लेकिन वे लोग जिन्होंने कामराज को बारिश में भीगते, धूप में जलते, गांव-गांव भागते देखा था, अब चुप नहीं रहे। आखिर मतदान हुआ। नतीजे आए, पहला नाम शंकरन, दूसरा नाम कामराज। कामराज ने सिर झुकाकर बस हल्की सी मुस्कान दी। शंकरन ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े, लेकिन अंदर कहीं एक गांठ पड़ चुकी थी। जो आदम ये अंग्रेजी ठीक से पढ़ नहीं सकता, वह मेरे बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? मद्रास में प्रांतीय सम्मेलन, यह कामराज के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। बड़े बड़े नेता, लंबी बहसें, उग्र भाषण, कागजों के बंडल, प्रस्ताव, संशोधन और हर ओर चलती राजनीति की हल्की सी बांस। वह ज्यादातर समय चुप रहा, बस अपने नोट्स पर उन बातों को चिन्हित करता रहा जो इन पर लागू की जा सकती थीं। स्कूल कैसे बढ़ें, गांवों तक सड़कें कैसे पहुंचें, किसानों के लिए क्या किया जाए। उसने महसूस किया कि बड़े मंच पर भी ज्यादातर लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने का सवाल आता है तो कम लोग आगे आते हैं। यहीं उसे अपनी जगह दिखी। मैं भाषण में नहीं, काम में जीतूंगा। समय बीतता गया। 1920 का दशक, फिर 1930 का दशक। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, बार बार की गिरफ्तारियां। कामराज कई बार जेल गया, कई बार निकला। हर बार लौटकर वह और मजबूत हो जाता। संगठन में थोड़ी और जिम्मेदारी, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और पहचान। 1930 के दशक के मध्य तक वह मद्रास प्रांत कांग्रेस समिति का महत्वपूर्ण चेहरा बन चुका था। नेताओं के बीच उसकी पहचान थी। अगर कोई मुश्किल इलाका है, जहां संगठन टूट रहा है, जहां लोग डर रहे हैं, वहां कामराज को भेजो, का हो जाएगा। उधर शंकरन अब विधान परिषद के टिकट की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था, पहले विधायक, फिर मंत्री, फिर शायद मुख्यमंत्री। वह कागजों पर, दफ्तरों में, नेताओं के पीछे पीछे घूमकर अपनी जगह पक्की करने में लगा हुआ था। 1937 में जब प्रांतीय चुनाव की बारी आई, तो सवाल उठा, विरुधुनगर क्षेत्र से कांग्रेस टिकट किसे मिले? एक तरफ शंकरन, कानून की पढ़ाई कर चुका, भाषणों में तेज, ऊपर के नेताओं से संबंध मजबूत। दूसरी तरफ कामराज, जेलों की धूप बारिश झेल चुका, गांव-गांव पैदल घूमकर संगठन बनाने वाला, लेकिन कम पढ़ा लिखा। कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में घमासान शुरू हो गया। कुछ लोग बोले, नाव जीतने के लिए हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो अंग्रेजी जानता हो, कानून समझता हो, विधानसभा में बोल सके। दूसरों ने तर्क दिया,
नस्बा में बोलना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जनता के दिल में जगह बनाना जरूरी है, और यह काम कामराज ने किया है। बैठक में तनातनी बढ़ गई। समय कम था, चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी थी। उम्मीदवार का नाम अगले 24 घंटे में भेजना अनिवार्य था। अगर देर होती तो कांग्रेस अपनी ही सीट खो सकती थी। यह सिर्फ दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं रही, यह समय के खिलाफ भी दौड़ बन चुकी थी। हर मिनट के साथ दबाव बढ़ रहा था। जल्दी निर्णय लो, नहीं तो देर हो जाएगी। आखिर देर रात मद्रास से एक वरिष्ठ नेता आए। उन्होंने दोनों के काम का विवरण सुना और बाकी नेताओं से एक ही सवाल पूछा, जब आप किसी गांव में जाते हैं तो किसका नाम लोग खुद से लेते हैं? कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर किसी ने धीरे से कहा, कामराज का। वरिष्ठ नेता ने बिना कोई लंबा भाषण दिए बस इतना कहा, फिर टिकट उसी को मिलेगा। विधानसभा में बोलना वह सीख जाएगा, लेकिन जो जनता का भरोसा जीत चुका है उसका स्थान कोई किताब वाला नहीं ले सकता। यह फैसला शंकरन के लिए बिजली गिरने जैसा था। वह बाहर निकला, रात के अंधेरे में सड़क पर आगे पीछे टहलने लगा। उसके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा था। इतनी पढ़ाई, इतना नेटवर्क, और जीत उस आदमी की जिसने चौथी तक भी ढंग से नहीं पढ़ा। सोर और तार कामराज को जब यह खबर मिली तो उसने कोई जश्न नहीं मनाया। वह शांत बैठ गया, जैसे समझ रहा हो कि यह जीत नहीं, अब एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। चुनाव अभियान शुरू हुआ। समय कम, क्षेत्र बड़ा, संसाधन लगभग शून्य। ना बड़े पोस्टर, ना गाड़ियां, सिर्फ पैरों की ताकत और लोगों का प्यार। कामराज सुबह से निकलता, धूल भरी पगडंडियों पर पैदल, किसानों के बीच बैठकर उनसे बात करते हुए, छोटे छोटे चूल्हों के पास चाय पीते हुए, गंदे तालाब के किनारे खड़े होकर भाषण देते हुए। उसके भाषण में कठिन शब्द नहीं होते। वह बस इतना कहता, आपने मुझे बारिश में भी गते देखा है, आपने मुझे जेल जाते देखा है। अगर मैं आपकी आवाज लेकर विधानसभा पहुंचा तो वहीं भी मैं वहीं रहूंगा, आपका आदमी, उनका नहीं। उधर शंकरन ने भीतर से भले ही टिकट न मिलने पर गुस्सा पाला हो, लेकिन बाहर वह अनुशासन का मुखौटा पहनकर घूम रहा था। वह ऊपर ऊपर से कामर आज का समर्थन दिखाता, लेकिन भीतर कहीं झुकी हुई आग में कभी कभी हवा भी खुद दे देता। कहीं कोई अफवाह, कहीं कोई सवाल। क्या एक ऐसा आदमी जिसे अंग्रेजी की बुनियादी समझ भी नहीं, विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा? चुनाव नजदीक आते गए। वोटिंग का दिन आया। लोग लंबी कतारों में खड़े थे। किसी के पैरों में चप्पल नहीं, किसी के हाथ में बांस की लाठी, किसी की गोद में बच्चा। पहली बार वे समझ रहे थे कि कागज पर वे अपना भविष्य तय करने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। वीरू धुनगर क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में के कामराज विजेता घोषित हुआ। भीड़ ने उसे कंधों पर उठाया, नारे गूंज उठे, कामराज जिंदाबाद। उस शोर के बीच उसकी आंखों के सामने एक सेकंड के लिए कपड़े की दुकान, धूल भरा बाजार, मां का थका चेहरा, जेल की सलाखें और दूर कहीं खड़ा शंकरन सब एक साथ घूम गए। यह जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं थी, यह उस सवाल का जवाब थी जो उसके बचपन से उसके पीछे लगा था, क्या बिना बड़ी पढ़ाई के भी कोई बड़ा काम हो सकता है? अब वह विधायक था। मद्रास विधान परिषद की इमारत उसके सामने थी। ऊंची दीवारें, बड़े कमरे, चमकती फर्श। जिन कमरों में कभी वे अंग्रेज अफसर बैठते थे, जिनकी चमकती कारों को वह बचपन में नफरत से देखता था, अब वहीं वह प्रवेश करने वाला था, एक आम भारतीय के प्रतिनिधि के रूप में। पहले दिन विधानसभा के भीतर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हाय नल में गूंजती अंग्रेजी, कानूनी शब्द, भारी भरकम वाक्य, बहुत कुछ उसका इस समझ से बाहर था। कई बार उसे लगा शायद शंकरन सही कहता था, यह जगह मेरे जैसे के लिए नहीं, लेकिन तुरंत ही उसके मन में वही बूढ़े बंदी की आवाज गूंजती, शब्द कम बोल, काम ज्यादा कर। उसने ठान लिया, मैं लंबी लंबी बहसें नहीं करूंगा, लेकिन हर उस योजना के पीछे खड़ा रहूंगा जिससे मेरे लोगों को सीधा लाभ मिले। धीरे धीरे, साल दर साल उसका कद बढ़ता गया। वह समितियों में काम करने लगा, सड़कों, सिंचाई,
स्कूलों के मुद्दे उठाने लगा। जब भी वह गांव लौटता, लोग पूछते, हमारी सड़क का क्या हुआ? यहाँ स्कूल कब बनेगा? और वह हर सवाल को अपने भीतर की किताब में दर्ज करता चला जाता। दूसरी ओर शंकरन की राह उतनी साफ नहीं रही। वह पार्टी के भीतर पदों के लिए संघर्ष करता रहा, कभी किसी गुट के साथ, कभी किसी के खिलाफ। उसका समय बैठकों में, गुटबाजी में और नेताओं के घरों के बाहर इंतजार में बीतने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक कड़वाहट जमती गई। मैंने सोचा था मैं आगे रहूंगा, लेकिन सुर्खियां किसी और के नाम की हैं। 1940 का दशक, भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरे विश्व युद्ध की उथल-पुथल, ब्रिटिश सरकार की बर्बरता और बिखरती पकड़। कामराज एक बार फिर जेल गया, इस बार लंबे समय तक। कई साथी थक गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ ने ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया। लेकिन जब 1945-46 में वे वापस लौटे तो माहौल बदल चुका था। साफ दिख रहा था, अब स्वतंत्रता दूर नहीं। सवाल यह था कि आज़ादी के बाद देश को संभालेगा कौन? मद्रास प्रांत में भी यह सवाल तेजी से उठने लगा। किसके हाथ में सत्ता जाएगी? किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे मुख्यमंत्री? कांग्रेस के भीतर दो तरह की राजनीति साफ दिखने लगी। एक, नेताओं की जो कोठियों और दफ्तरों में बैठकर रणनीति बनाते। दूसरी, उन कार्यकर्ताओं की जो सालों से जेलों की मिट्टी और गांवों की धूप में तप रहे थे। कामराज को कई लोग अब भी पृष्ठभूमि का आदमी मानते थे, जो संगठन संभाले, दौड़ धूप करे, लेकिन सामने आकर सत्ता न मांगे। और सच यह था कि वह खुद भी कुर्सी के लिए भागते हुए आदमी नहीं था। लेकिन इतिहास को कई बार ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती है, जो कुर्सी नहीं मांगते, फिर भी कुर्सी उन्हें ढूंढते ढूंढते चली आती है। आजादी के बाद जब मद्रास प्रांत में सरकार बनी तो प्रश्न उठा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा? कामराज को सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी की पेशकश हुई। सड़कें, सिंचाई, पुल, वो सब जिस पर उसने वर्षों तक काम किया था, बिना किसी पदवी के उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। लेकिन साथ ही एक शर्त खुद से बांध ली, मैं मंत्री बनकर सत्ता का स्वाद नहीं चखूंगा, सिर्फ काम का बोझ उठाऊंगा। मंत्री बनने के बाद भी उसकी दिनचर्या में बहुत फर्क नहीं पड़ा। सुबह जल्दी उठना, फाइलों के बजाय आधा से ज्यादा जमीन पर जाना, इंजीनियरों से सीधे बात करना, गांवों में जाकर खुद हाल देखना। कई अफसरों को यह बात अजीब लगती, एक मंत्री जो गाड़ी से उतरकर कीचड़ में पैदल चलना चाहता है, जो सरकारी गेस्ट हाउस छोड़कर किसी कार्यकर्ता के छोटे से घर में रुकना पसंद करता है। लेकिन धीरे धीरे यही उसकी पहचान बन गई, काम करने वाला मंत्री, फोटो खिंचवाने वाला नहीं। उधर कांग्रेस के भीतर सत्ता की खींचतान जारी थी। समय बदल रहा था, ब्रिटिश जा चुके थे, अब लड़ाई भारतीयों के बीच थी। कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री, कौन राष्ट्रीय नेता? मद्रास में मुख्यमंत्री पद का प्रश्न कई बार उलझता सुलझता फिर उलझ जाता। गुटों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, कोई किसी को हटाना चाहता, कोई किसी को बचाना। जनता के मुद्दे पीछे, अहंकार आगे। कई नेताओं के मन में के कामराज का नाम आता, लेकिन वे यह मानते कि यह आदमी सत्ता संभाल तो सकता है, लेकिन क्या यह हमारे समझौते निभा पाएगा? क्या यह हमारे कहने पर फैसले लेगा? यहीं से इस कहानी में एक और अनपेक्षित ट्विस्ट आता है। 1950 के दशक की शुरुआत में मद्रास की राजनीति अस्थिर हो चली थी। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, गुटबाजी और जनता में बढ़ती नाराजगी। कांग्रेस हाईकमान चिंतित था, अगर हमने जल्दी कोई मजबूत, साफ सुथरा चेहरा आगे नहीं किया तो दक्षिण में पार्टी हाथ से निकल जाएगी। दिल्ली में बैठकर कई नामों की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, फलां नेता महत्वपूर्ण हैं, उनका अनुभव ज्यादा है। किसी ने तर्क दिया, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जनता पर भरोसा कम है। तभी किसी वरिष्ठ नेता ने कामराज का नाम सुझाया। कमरा एक पल को शांत हो गया। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने भौहें चढ़ाईं। वह जो मुश्किल से भाषण दे पाता है, जिसे अंग्रेजी बेरली आती है, जो हमेशा पीछे बैठता है। लेकिन फिर वही सवाल उठा जो सालों पहले टिकट तय करते समय उठा था। जब आप गांव में जाते हैं, जब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जब आप जनता से पूछते हैं, तो किसका नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है? उत्तर वही था, कामराज।
दिल्ली में निर्णय हुआ, मद्रास की कुर्सी ऐसे आदमी के हाथ में दी जाए जिस पर जनता भरोसा करती हो और जिसका इनाम के साथ ईमानदारी जुड़ी हो। भाषण हम सिखा देंगे, ईमानदारी नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन एक दिक्कत थी, समय बहुत कम था। मद्रास में सियासी संकट गहरा रहा था, सरकार गिरने के कगार पर थी। अगर 48-72 घंटों में नई नेतृत्व की घोषणा नहीं हुई तो विपक्ष सड़कों पर उतरने को तैयार बैठा था। टेलीग्राम पर टेलीग्राम, संदेश पर संदेश, दिल्ली से मद्रास, मद्रास से दिल्ली। कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में घड़ी की सुइयां मानो चीख रही थीं, फैसला करो, जल्दी फैसला करो। इसी हड़बड़ी के बीच कामराज को दिल्ली बुलाया गया। जब उसे खबर मिली तो वह हैरान रह गया। मैं दिल्ली? क्यों? वह साधारण सी झोली लेकर ट्रेन में बैठा, जैसे कोई कार्यकर्ता किसी मीटिंग में जा रहा हो, न कि एक संभावित मुख्यमंत्री अपनी ताजपोशी की तरफ। दिल्ली पहुंचे तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उसे एक कमरे में बुलाया। कोई लंबा प्रस्ताव, कोई भारी भरकम भाषण नहीं हुआ, बस सीधे कहा गया, कामराज, हम चाहते हैं कि तुम मद्रास के मुख्यमंत्री बनो। कमरे में कुछ सेकंड के लिए मानो हवा रुक गई। कामराज को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने बहुत सरलता से पूछा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? नेताओं ने हंसकर कहा, नहीं, हमारे पास समय कम है, राज्य में संकट बढ़ रहा है और हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो वहां जाकर स्थिरता ला सके, लोगों का विश्वास वापस ला सके। वह तुम हो। यह वह क्षण था जिसके बारे में वह कभी सपने में भी नहीं सोचता था। जिस लड़के ने चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया, जो नंगे पांव कपड़े के गट्ठर उठाया करता था, जो सालों जेल की कालकोठरी में रहा था, जो मंच से कम और जमीन पर ज्यादा दिखता था, उसे पूरे मद्रास प्रांत का नेतृत्व सौंपा जा रहा था। लेकिन उसके भीतर एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मैं इस जिम्मेदारी के काबिल हूं? क्या मैं कुर्सी पर बैठकर वैसा ही रह पाऊंगा जैसा अभी हूं, या फिर सत्ता मुझे बदल देगी? उसने शांत आवाज में कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं यह दायित्व स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात साफ है, मैं किसी गुट का आदमी नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ लोगों का आदमी रहूंगा। नेताओं ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनमें से कुछ ने मन ही मन सोचा, देखते हैं यह कितने दिनों तक टिकता है। जब मद्रास में यह खबर पहुंची कि कामराज नए मुख्यमंत्री होंगे तो सबसे ज्यादा हैरान शायद शंकरन ही हुआ। समाचार पत्र के पन्ने पर उसे वही नाम दिखा जिसे वह वर्षों पहले कांग्रेस की मीटिंगों में पीछे खड़ा साधारण सा स्वयंसेवक मानता था। उसने अखबार को देर तक घूरते हुए सोचा, यह कैसे हो गया? इतने सालों तक मैं शब्दों से लड़ता रहा और वह चुपचाप काम से आगे निकल गया। मद्रास के सचिवालय की इमारत के सामने जब कामराज की गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने सावधान की मुद्रा में सलामी दी। वही आदमी जिसे कभी दुकान से निकाल दिया गया था क्योंकि वह राजनीतिक हो गया था, आज सरकार का मुखिया बनकर उसी तरह का आदेश देने वाली कुर्सी पर बैठने जा रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि और भी ठोस हो गए थे। उसे पता था यह सम्मान नहीं, एक भारी बोझ है। अब उसके हर फैसले का असर हजारों नहीं, लाखों जिंदगियों पर पड़ेगा। कमरे में पहुंचकर जब उसने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देखी तो कुछ पल के लिए रुका। कुर्सी खाली थी, लेकिन उस पर बैठे कई चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए। वे मंत्री जो अंग्रेजों से मिलकर अपनी जगह बचाते रहे, वे नेता जो गुटबाजी में देश के हित भूल गए, और वे गरीब जो हर सरकार के सामने हाथ जोड़कर भी खाली हाथ लौटे। उसने धीरे से कुर्सी की पीठ पर हाथ रखा, मानो उससे वादा कर रहा हो, मैं तुझे अपने लिए नहीं, इन सब के लिए इस्तेमाल करूंगा। और फिर वह बैठ गया। उस क्षण विरुद्धनगर की धूल भरी गलियों से चलकर मद्रास के सत्ता गलियारों तक पहुंची के कामराज की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि वह सत्ता तक कैसे पहुंचा, बल्कि यह था कि वह इस सत्ता का करेगा क्या वह सचमुच उन बच्चों की किस्मत बदलेगा जो आज भी स्कूल छोड़कर काम पर जा रहे हैं? क्या वह उन किसानों का जीवन बदल पाएगा जो हर साल सूखे और कर्ज के बीच पिसते हैं? क्या वह पार्टी की गुटबाजी के ऊपर उठकर सिर्फ जनता के बारे में सोच पाएगा? समय उसके सामने फिर से एक टिक टिक करती घड़ी की तरह खड़ा था। राज्य की हालत ठीक करने के लिए उसके पास बहुत कम वर्ष थे और काम पहा डॉट जैसा था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी।
अब आगे मुख्यमंत्री के रूप में के कामराज कैसे स्कूलों को गांवों तक ले जाता है, कैसे बच्चों की थालियों में गरम खाना पहुंचाता है, कैसे वह पूरे देश की राजनीति का किंगम एकर बनते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं रखता, ये कहानी अभी बाकी है। जिस आदमी के पास कभी अपनी पढ़ाई का फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, आज उसी आदमी के सामने पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की फाइलें खुली पड़ी थीं। लाखों बच्चों की जिंदगी एक कलम की छोटी सी रेखा पर टिकी हुई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही के कामराज ने महसूस किया, यह लकड़ी और चमड़े का टुकड़ा नहीं, यह चलती फिरती आग की कुर्सी है। एक तरफ पार्टी के दबाव, दूसरी तरफ अफसरों की चालें और तीसरी तरफ वह बच्चा जो आज भी खेत में बैलों के साथ दौड़ रहा है, जबकि उसे कक्षा में बैठकर क ख ग सीखना चाहिए। पहले ही हफ्ते उसके कमरे में फाइलों का पहाड़ लग गया। सड़कें, पुल, बिजली घर, सिंचाई, औद्योगिक परियोजनाएं, हर विभाग अपनी मांगों की लिस्ट लेकर खड़ा। किसी अफसर ने सलाह दी, सर पहले बड़े शहरों के प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए, वहीं से प्रेस को खबरें मिलेंगी, यहीं से आपकी छवि बनेगी। कामराज ने उसके हाथ से फाइल लेकर धीरे धीरे मेज पर रख दी। फिर दूसरी फाइल उठाई जिस पर लिखा था प्राथमिक विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्र। उसने सीधी नजर से पूछा, आज हमारे राज्य में कितने बच्चे स्कूल की उम्र के हैं जो स्कूल नहीं जा रहे? कमरे में सन्नाटा। कोई अफसर तुरंत जवाब नहीं दे पाया। कुछ पन्ने पलटे गए, कुछ फाइलें खोजी गईं, फिर एक नंबर सामने आया, लाखों में फै ला हुआ एक ठंडा आंकड़ा। कामराज ने कुर्सी की पीठ से टेक हटाई, थोड़ा आगे झुककर बोला, ठीक है, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए यह आंकड़ा साल दर साल कम होना चाहिए। सड़क, पुल, बांध सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले स्कूल। यही था उसका पहला बड़ा फैसला। मद्रास प्रांत की राजन ईटी में नहीं, उसकी जमीन पर शिक्षा की क्रांति शुरू करने का। सुबह से देर रात तक एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता, क्या मैं वह सब दे सकता हूं जो मुझे खुद कभी नहीं मिला? समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। वह जानता था मुख्यमंत्री की कुर्सी स्थायी नहीं, अगला चुनाव ज्यादा दूर नहीं। 4-5 वर्षों में या तो वह यह राज्य बदल देगा या फिर यह मौका किसी और के हाथ चला जाएगा। घड़ी की हर टिक टिक उसे याद दिलाती, तेरे पास वक्त तो कम है, काम बहुत। कुछ ही महीनों में उसने एक साहसिक निर्देश जारी किया। राज्य के हर गांव के आसपास इतनी दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल ऐला होना चाहिए कि बच्चा पैदल जाकर पढ़ सके और शाम तक घर लौट भी सके। अफसरों ने हिचकिचाकर पूछा, सर इसके लिए तो हजारों स्कूल चाहिए होंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? कामराज ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, जहां जरूरत हो वहां बड़ी इमारत मत बनाओ। पेड़ के नीचे भी क्लास लग सकती है, चटाई पर भी बच्चे बैठ सकते हैं। बस मास्टर ईमानदार होना चाहिए और बच्चा वहां तक पहुंच पाए, वही हमारी पहली जीत होगी। यह बात सुनकर कई लोग हतप्रभ रह गए। एक मुख्यमंत्री जो खुद स्कूल छोड़कर आया, वही अब पूरे राज्य को स्कूल के भीतर धकेलना चाहता था। उधर विपक्ष सक्रिय हो चुका था, उनमें सबसे मुखर चेहरा पुराना परिचित शंकरण। वर्षों पहले जो कांग्रेस के भीतर उसका प्रतिद्वंद्वी था, अब वह विधानसभा में प्रखर वक्ता बन चुका था। तेज तर्रार भाषा, धारदार तर्क और हर भाषण की एक अदृश्य दिशा, कामराज से आगे निकलना। जब शिक्षा विस्तार की योजनाएं शुरू हुईं, विधानसभा में शोर उठ गया। शंकरण खड़ा हुआ, उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास, पर शब्दों में तीखापन। मुख्यमंत्री जी, आप गांव-गांव स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिना योजना के इतना खर्चा राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या बोझ डालेगा? क्या आप जानते हैं कि कितने बच्चे वास्तव में पढ़ेंगे, कितने सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे? सभा की निगाहें कामराज पर थीं। सबको पता था वह लंबी बहस में उस्ताद नहीं। कई लोग सोच रहे थे, देखते हैं अब यह कैसे जवाब देता है। एन 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 कामराज धीरे से खड़ा हुआ। कागज उसके हाथ में नहीं थे, कोई लिखित भाषण नहीं। उसने बस इतना कहा, माननीय सदस्य ने सही सवाल पूछा है। मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, आज इस सभा में बैठे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्कूल की फीस देने के लिए कभी कपड़े की दुकान में काम किया है?
कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने इसलिए उन्हें पढ़ाई से हटा लिया क्योंकि घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। कमरा चुप। उसे मालूम था जवाब लगभग कोई नहीं है। उसने आगे कहा, मैंने यह सब देखा है। अगर कल को इन स्कूलों में बैठा हुआ एक भी बच्चा अब वो जीवन न जिए जो मुझे जीना पड़ा, तो जो पैसा हम आज खर्च कर रहे हैं वह बोझ नहीं, हमारे भविष्य का निवेश है। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर धीरे धीरे मेजें थपथपाने की आवाजें, समर्थन की और शायद कुछ लोगों की अनिच्छुक स्वीकारोक्ति की। लेकिन असली जंग भाषणों की नहीं, जमीन पर चल रही थी। शहर से दूर दराज गांवों में सरकारी गाड़ियां धूल उड़ाती पहुंचना शुरू हुईं। कहीं पुरानी पंचायत इमारत में ब्लैक बोर्ड टांग दिया गया, कहीं मंदिर के आंगन में बच्चों के लिए चटाइयां बिछाई गईं, कहीं किसी खेत की मेड़ के पास पेड़ के नीचे मास्टर खड़ा हुआ और पहली बार किसी बच्चे ने अपना नाम कागज पर लिखा। कामराज खुद इन स्कूलों के औचक दौरे पर निकल पड़ता। अफसर सोचते मुख्यमंत्री शहर में बड़े सम्मेलन में रहेंगे और वह अचानक किसी छोटे गांव के पत्थरीले रास्ते पर उतर जाता। एक बार वह बिना सूचना के एक नए खुले स्कूल कमरे में बस 4 बच्चे, शेष गायब। मास्टर ने हड़बड़ाकर सफाई दी, सर आज बारिश थी इसलिए बच्चे नहीं आए। कामराज बाहर निकल गया, सीधे पास के खेतों की ओर। वहीं उसे वहीं बच्चे मिले, गन्ने के खेत में काम करते, किसी के हाथ में कुदाल, किसी के कंधे पर बोरी। उसने एक किस आन से पूछा, तुम्हारा बेटा स्कूल क्यों नहीं गया? किसान ने उल्टा सवाल फेंका, स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? फीस भरेगा कौन? कामराज कुछ सेकंड चुप रहा। उसी एक क्षण में उसे साफ दिख गया, सिर्फ स्कूल बनाना काफी नहीं, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए था। ली में खाना भी रखना पड़ेगा। उसी रात सचिवालय की इमारत में रोशनी देर रात तक जलती रही। अफसरों की आंखें लाल, कागजों के ढेर, हिसाब की ताब, बजट का फेरबदल। कामराज ने प्रस्ताव रखा, गरीब बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करनी होगी। अगर बच्चा स्कूल आए तो उसे पेट भर खाना मिले, ताकि घर वाले भी समझें स्कूल भेजने में नुकसान नहीं, लाभ है। कई अफसरों के चेहरे पर घबराहट थी। कुछ मंत्रियों ने भी विरोध किया, सर यह योजना तो बहुत महंगी है, अगर यह असफल हुई तो आप पर ही आरोप आएंगे कि आपने सरकारी खजाना खाली कर दिया। लेकिन कामराज के दिमाग में एक ही तस्वीर घूम रही थी, वह छोटा बच्चा जिसके हाथ में किताब की जगह कुदाल थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर कल को इतिहास लिखेगा कि कामराज ने बच्चों को खाना खिलाने में सरकारी खजाना खर्च कर दिया, तो मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा। कुछ महीनों बाद राज्य के कई इलाकों में स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना शुरू हो चुकी थी। घंटा बजता, बच्चे कतारों में लगते, थाली में गरम गरम खाना और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि राज्य ने पहली बार उन्हें नागरिक मानकर कुछ सीधे उनके हाथ में रखा है। शंकरन को यह सब कांटे की तरह चुभ रहा था। एक ओर वह विधानसभा में सवालों की बौछार करता, दूसरा ओर जनता में कामराज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उसने रणनीति बदली। अब वह सीधे योजनाओं पर नहीं, कामराज की क्षमता पर हमला करने लगा। अखबारों में लेख, सभाओं में भाषण। राज्य का मुख्यमंत्री तो अच्छा इंसान है, पर क्या यह बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट समझ सकता है? क्या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की भाषा जानता है? यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं था, यह उस आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश थी जो शब्दों में नहीं, काम में विश्वास करता था। लेकिन इतिहास अक्सर शब्दों से ज्यादा खेतों में बनी नहरों और बच्चों की हथेली पर पड़ी किताब की स्याही से लिखा जाता है। कुछ ही वर्षों में मद्रास प्रांत से आने वाली रिपोर्टें दिल्ली तक पहुंचने लगीं। कितने नए स्कूल खुले, कितने बच्चे पहली बार कक्षा की दहलीज पार कर रहे हैं, कि तनेगांव बिजली से जुड़े, कितने नए बांध और सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुईं। कांग्रेस हाईकमान भी अब मद्रास के इस कम बोलने वाले मुख्यमंत्री को नई नजर से देखने लगा था। कई लोग कहते, वह पढ़ा लिखा भले कम हो, पर प्रशासन चलाने में उसका रिकॉर्ड किसी से कम नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे पार्टी के भीतर ईर्ष्या और गुटबाजी भी तेज हो गई। कुछ नेता फुसफुसाते, अगर यह आदमी और ज्यादा मजबूत हो गया तो कल को हम सबके लिए चुनौती बन सकता है। कई बार गुप्त बैठकों में उसके खिलाफ अभियान की बातें होने लगीं। कहीं उस पर
तानाशाही शैली का आरोप, कहीं हमसे बिना पूछे फैसले लेता है का रोना। इसी बीच देश की राजनीति भी करवट ले रही थी। दिल्ली में कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ने लगा था। राज्यों में असंतोष, पार्टी के भीतर खींचतान और नेहरू के बाद के दौर की धुंधली सी आहट कई वरिष्ठ नेताओं ने महसूस किया। अगर अभी पार्टी को अंदर से मजबूत नहीं किया गया तो सत्ता हाथ से निकल सकती है। एक योजना बनी जो बाद में इतिहास में कामराज योजना के नाम से मशहूर हुई, लेकिन विडंबना यह थी कि सबसे बड़ा झटका खुद कामराज को ही झेलना पड़ा। दिल्ली से संदेश आया, कुछ पीए प्रमुख मुख्यमंत्री और मंत्री अपने पद छोड़कर संगठन को मजबूत करने में लगे। सरकार चलती रहेगी, लेकिन पार्टी कमजोर हुई तो आगे चलकर देश में अस्थिरता बढ़ेगी। यह प्रस्ताव कई लोगों के सामने रखा गया, लेकिन अधिकांश नेताओं ने मन ही मन सोचा, कुर्सी छोड़कर फिर कौन हमें याद रखेगा। जब यह बात कामराज के सामने रखी गई तो उसने बिना लंबा सोचे एक सीधा जवाब दिया, अगर पार्टी के हित में मुझे कुर्सी छोड़नी पड़े तो मैं तैयार हूं। उसके सलाहकार घबरा गए। कुछ मंत्रियों ने रोकना चाहा, सर, आपने इतने सालों की मेहनत से यह स्थान बनाया है, अगर आप अभी चले गए तो आपके सारे काम अधूरे रह जाएंगे और कोई दूसरा आकर उन पर अपना नाम लिख देगा। लेकिन कामराज कुर्सी को कभी अपनी पहचान नहीं मानता था। वह जानता था, आज वह मुख्यमंत्री है, कल कोई और होगा। अगर सत्ता बचाने के लिए पार्टी टूट जाए तो यह जीत नहीं, हार होगी। उसने कागज पर अपना इस्तीफा लिखा। हर अक्षर के साथ उसके सामने एक एक स्कूल, एक एक बांध, एक एक धूल भरा गांव घूम गया, जहां उसने कभी किसी किसान के घर में बैठकर सूखी रोटी खाई थी। कल तक जिस कुर्सी पर बैठकर वह पूरे राज्य के फैसले लेता था, आज उसी कुर्सी से उठकर वह एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पार्टी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने वाला था। यह सिर्फ व्यक्तिगत त्याग नहीं था, यह भारतीय राजनीति के लिए एक अभूतपूर्व ट्विस्ट था। एक मुख्यमंत्री जो स्वेच्छा से कुर्सी छोड़कर संगठन की तरफ लौट रहा था। जब यह खबर मद्रास पहुंची तो लोग हतप्रभ रह गए। कई ने पूछा, क्या उन्हें हटाया गया? किसी ने अफवाह उड़ाई, दिल्ली से दबाव आया होगा। किसी ने कहा, शायद भ्रष्टाचार के आरोप होंगे। शंकरन ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा। सार्वजनिक मंच से बोला, देखिए, जिस आदमी की प्रशासनिक क्षमता पर हमने वर्षों सवाल उठाए, आज वही व्यक्ति पार्टी के नाम पर राज्य को अधर में छोड़कर जा रहा है। लेकिन जब गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा थाली में खाना देखता, जब कोई किसान नई नहर का पानी अपने खेत तक बहत देखता, तो उसे इन आरोपों से ज्यादा अपने जीवन में आया बदलाव याद रहता। दिल्ली में कामराज को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यह और भी बड़ी परीक्षा थी। अब वह सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे देश की राजनीति की धुरी बनने वाला था। उसके सामने एक और घड़ी टिक टिक कर रही थी, नेहरू के स्वास्थ्य की चिंता। उनके बाद देश की बागडोर किसके हाथ जाएगी? पार्टी में बढ़ती दरारें और विपक्ष की ताकत। कहानी अब राज्य की गलियों से निकलकर सीधे दिल्ली के सत्ता केंद्र में पहुंच चुकी थी। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उत्तराधिकारी, नेतृत्व परिवर्तन, ये सब अब कामराज की मेज पर रखे प्रश्न थे। नेहरू के निधन के बाद देश एक अनिश्चितता के अंधेरे में था। हर तरफ सवाल, अब कौन? कई बड़े नाम सामने थे, कई गुट सक्रिय, हर किसी की अपनी पसंद। इन्हीं सब के बीच कामराज को एक शांत पर खतरनाक खेल खेलना था, देश को स्थिर नेतृत्व देना, बिना सत्ता अपने लिए मांगे। उसी ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सहमति बनवाई। फिर उनके आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी को आगे लाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। प्रेस ने उसे नाम दिया किंग मेकर, वह आदमी जो खुद राजा नहीं बनता, लेकिन तय करता है कि गद्दी पर बैठेगा कौन। पर इतिहास का यह व्यंग्य देखिए, जिस आदमी ने 2 प्रधानमंत्रियों को आगे बढ़ाया, उसी को कुछ वर्षों बाद यही नेताओं की राजनीति किनारे लगाने लगी। इंदिरा गांधी, जिन्हें वह एक समय अपने हाथों से दिल्ली की कुर्सी तक लेकर आया था, धीरे धीरे अपनी अलग राह बनाने लगीं। युवा नेताओं का नया समूह, पार्टी के भीतर अधिकार की लड़ाई, नीतियों पर मतभेद, सब मिलकर एक तूफान की तैयारी कर रहे थे, जो जल्द ही कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांट देगा। और इस उफनती लहर के बीच फिर एक बार कामराज और शंकरन के रास्ते टकराने वाले थे। इस बार
र सिर्फ एक राज्य की नहीं, पूरे देश की राजनीति के मैदान में समय फिर तेजी से भाग रहा था। उम्र बढ़ चुकी थी, स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसके सामने एक आखिरी बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वह अपने सिद्धांतों को बचाए रखते हुए इस नई आक्रामक सत्ता पिपासु राजनीति का सामना कर पाएगा, या फिर यह नया दौर उसे बीते समय की कहानी बनाकर किनारे कर देगा? के कामराज की जिंदगी का यह तीसरा बड़ा पड़ाव, सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से ऊपर उठने की कोशिश, अब एक और निर्णायक मोड़ लेने वाला था। आने वाले सालों में वह देखेगा कैसे वही पार्टी जिसके लिए उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, दो भागों में बंट जाती है। कैसे उसके अपन ही निर्णय उसके सामने खड़े होकर उससे सवाल पूछते हैं, और कैसे राजनीति की सबसे ऊंची सीढ़ियां छू लेने के बाद भी वह अंत तक एक सादा जीवन जीने वाला आदमी बना रहता है। लेकिन वह सब अभी आगे है, जब सत्ता उसके हाथों से फिसलेगी, जब वह फिर से सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह गांवों की धूल भरी गलियों में जाएगा, जब लोग पूछेंगे, इतना सब करने के बाद आपके हिस्से में आया क्या? और वह मुस्कुराकर बहुत धीमी आवाज में इस पूरे सफर का सबसे सादा और शायद सबसे गहरा जवाब देगा। सोचिए, जिस आदमी ने 2 प्रधानमंत्री यों के नाम सुझाए हों, जिसकी एक सहमति पर दिल्ली की सबसे ऊंची कुर्सी तय होती हो, उसी आदमी को कुछ ही साल बाद अपने ही चुनाव क्षेत्र में दरवाजा दरवाजा जाकर लोगों से विनती करनी पड़ती है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो बस एक बार फिर मुझे वोट दे दीजिए। और जवाब में दरवाजे के पीछे से आती है आवाज, सोचेंगे, कामराज अय्या, अब दुनिया बदल गई है। यह वही कामराज था, किंग मेकर, राजा बनाने वाला, पर अब वह अपने लिए एक छोटी सी कुर्सी भी पक्की नहीं कर पा रहा था। जिस धीमी मुस्कान के साथ उसने अपने सफर का सबसे गहरा जवाब देने की तैयारी की थी, उसके पीछे एक अजीब सी जल्दबाजी भी छिपी थी। उम्र बढ़ रही थी, दिल की धड़कन पहले से तेज सुनाई देने लगी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब आप इतना दौड़ भाग मत कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। पर वह मुस्कुराया और आधा मजाक आधा चुनौती की तरह बोला, मेरे पास समय कम है, इसलिए तो मुझे और तेज चलना पड़ेगा। दिल्ली की बड़ी बड़ी बैठकों से वह फिर अपने तमिलनाडु की धूल भरी सड़कों पर लौट आया था, पर यह वही तमिलनाडु नहीं था जिसे वह छोड़ कर गया था। नाम भी बदल चुका था, हवा भी, नारे भी। कभी कांग्रेस का झंडा हर बिजली के खंभे पर लहराता था, अब उसी खंभे पर नए उभरते दलों के पोस्टर चिपके थे। क्षेत्रीय भाषण, स्थानीय गर्व के नारे, युवाओं की आंखों में नई किस्म की आग। शंकरन समय की हवा जल्दी पकड़ने वाला आदमी था, वर्षों पुराना प्रतिद्वंद्वी जो कभी विधानसभा में कामराज की योजनाओं पर सवाल उठाता था, अब वह नए राजनीतिक गठजोड़ का चेहरा बन चुका था। एक सभा में उसने खुलेआम कहा, दोस्तों, कामराज अय्या ने बहुत सेवा की, कोई इनकार नहीं, लेकिन आज राजनीति किताब बांटने की नहीं, कारखाने लाने की है। आज जरूरत ऐसे नेताओं की है जो दुनिया की चाल समझ सकें, सिर्फ पुराने दिनों की कहानियां नहीं सुनाएं। भीड़ में बैठे कुछ नौजवान जोर से तालियां बजाने लगे। उनके लिए कामराज एक सम्मानित नाम था, पर रोमांचक भविष्य नहीं। समय की रफ्तार निर्दयी होती है, वह यह नहीं देखती कि किसी ने कल क्या कुर्बानियां दी थीं, वह सिर्फ यह देखती है कि आज कौन ज्यादा शोर मचा सकता है। 1966 का चुनाव दरवाजे पर था। तमिलनाडु की राजनीति में यह चुनाव रफ सत्ता बदलने का नहीं, पूरे दौर बदलने का संकेत बन रहा था। दिल्ली से लौटकर कामराज अपने ही घर जिले विजयवाड़ा, विरुधुनगर, सत्तूर के कस्बों में लोगों से मिलता मिलाता घूम रहा था। सम्मान खूब था, लोग सड़क किनारे खड़े होकर हाथ जोड़ते, बुजुर्ग औरतें घर के दरवाजे पर उसके लिए आरती की थाली रख देतीं, बच्चे दूर से चिल्लाते, कामराज अय्या आ गए। पर सम्मान और वोट हमेशा एक ही चीज नहीं होते। एक छोटे से गांव की मिट्टी वाली सड़क पर 2 बूढ़े किसान आपस में बात कर रहे थे। अय्या ने हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, दोपहर का खाना भी दिलवाया, यह तो सच है। हाँ, पर अब नए लोग कह रहे हैं वे कारखाना लाएंगे, रोजगार देंगे। बेटा, शहर में नौकरी करेगा तो पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? तभी तो कामराज सुन रहा था,
वह पास जाकर धीरे से बोला, अगर तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जाता तो वह कल कारखाना चला भी नहीं पाएगा। दोनों किसान थोड़ी देर चुप रहे, फिर उनमें से एक ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अय्या, आप गलत नहीं कहते, पर दुनिया अब तेज दौड़ रही है, हम डरते हैं कहीं पीछे न छूट जाए। यही डर पूरे प्रदेश में घूम रहा था, और डर अक्सर तर्क से नहीं, नारे और शोर से जीत लिया जाता है। चुनाव नजदीक आते आते हवा साफ दिखने लगी। कांग्रेस, जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी कहलाती थी, अब कई लोगों की नज़र में पुराने जमाने की पार्टी बन चुकी थी। शंकरन और उसके साथी हर सभा में दो बातें दोहराते, एक कि कांग्रेस अब दिल्ली के बड़े नेताओं की कैद में है, दूसरे कि कामराज जैसे नेता चाहे कितने भी ईमानदार हों, पर वे आधुनिक विकास नहीं समझते। कामराज अपनी भाषा नहीं बदला सकता था, वह वही बोलता जो उसन एजिया था। एक सभा में उसने कहा, मैं बड़े बड़े शब्द नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ, जब खेत में नहर आती है तो फसल खड़ी होती है, जब स्कूल में खाना मिलता है तो बच्चा भाग कर आता है, और जब नेता झूठ बोलता है तो कुछ साल बाद जनता उसे पहचान लेती है। भीड़ ने तालियां बजाईं, पर हवा फिर भी उसके पक्ष में पूरी तरह नहीं मुड़ी। चुनाव परिणाम आए और इतिहास में दर्ज हो गया कि कामराज अपनी ही सीट हार चुका था। जिस आदमी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय देश पार्टी के हित में कुर्सी छोड़ने के रूप में लिया था, आज वही आदमी जनता के फैसले से पूरी तरह सत्ता से बाहर था। उस रात विरुद्धनगर के एक छोटे से घर में कुछ पुराने साथी इकट्ठा हुए। कमरे में कुर्सियां भी कम थीं, ज्यादातर लोग फर्श पर ही बैठ गए। एक अनुभवी कार्यकर्ता आंखों में आंसू लेकर बोला, अय्या, हमने सोचा भी नहीं था कि यह दिन देखेंगे। आपने ही तो इस प्रदेश को बदला, फिर आप ही को। कामराज ने अपनी हमेशा वाली धीमी हंसी हंसी, जैसे किसी बच्चे की बात सुन रहा हो। क्यों घबरा रहे हो? जनता को जो सही लगा उसने वही किया। जब मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, तब किससे पूछा था? तब तो मैंने भी अपना निर्णय खुद लिया था ना। आज जनता ने लिया है, उसका हक है। किसी ने धीमे स्वर में कहा, पर अय्या, आपके साथ न्याय नहीं हुआ? कामराज ने सिर हिलाया। न्याय? जिस बच्चे को आज भी दोपहर का खाना स्कूल में मिलता है, वही मेरा न्याय है। कुर्सी जाना या जीत हार, यह सब राजनीति का कपड़ा है। कभी सिल्लत है, कभी फटता है, पर जो बदलाव आपने लोगों की जिंदगी में किया है, वह कोई चुनाव उतार नहीं सकता। पर भीतर कहीं वह यह भी समझ रहा था, समय तेज भाग रहा है और अब उसके पास बहुत कम साल हैं कुछ और कहने करने के लिए। इसी बीच दिल्ली की राजनीति में एक और तूफान उठ रहा था। इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री थीं। उनके सामने पुराने संगठनवादी नेताओं का समूह, जिसमें कामराज भी था, खड़ा था। पहले पहले उसके और इंदिरा के बीच सम्मान का रिश्ता बना रहा। वह उन्हें दिल से इंदिरा जी कहता और इंदिरा उसे कामराज अय्या कहकर पुकारतीं। लेकिन जैसे ऐसे नीतियों और फैसलों पर मतभेद बढ़े, वैसे वैसे यह सम्मान एक तनावपूर्ण दूरी में बदलने लगा। एक बंद कमरे की बैठक में एक बार कामराज ने सीधी बात कही, इंदिरा जी, पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है। हर जगह व्यक्तिगत निष्ठा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सिद्धांत पीछे छूट रहे हैं। कल को यह हम सबके लिए खतरा बनेगा। इंदिरा ने थोड़ा रुककर जवाब दिया। उनके स्वर में नरमी और आत्मविश्वास दोनों थे। या आज के दौर में मजबूत नेतृत्व जरूरी है। पार्टी को एक केंद्र की आवाज चाहिए। कामराज शांत थे, पर उनकी आंखों में एक हल्की चिंता की झलक थी। उन्हें लग रहा था कि जिस पार्टी को उन्होंने बलिदानों से सींचा, वह अब किसी एक व्यक्ति की परछाई में सिकुड़ती जा रही है। 1959 आया। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से दबी दरार अचानक खुली खाई बन गई। राष्ट्रपति चुनाव, संगठन के भीतर मतभेद, समर्थन विरोध के खुले बयान, सब मिलकर एक विस्फोट की तरफ बढ़ रहे थे। कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। एक धड़ा इंदिरा गांधी के साथ, दूसरा पुराने नेताओं के साथ, जिसे बाद में कांग्रेस ओ कहा गया। कामराज उसी दूसरे धड़े की आत्मा था। शंकरन फिर एक बार दूसरे किनारे पर खड़ा था। इस बार वह खुलकर इंदिरा गांधी के साथ चला गया। एक सभा में उसने व्यंग्य से कहा, कुछ लोग अपने को संगठन का रक्षक बताते हैं, पर जनता ने उन्हें ही संगठन से बाहर कर दिया। समय बदल चुका है, अब नई कांग्रेस नई सोच के साथ चलेगी। कामराज को इस बयान की खबर मिली। उसने बस इतना कहा, देखते
है समय किसका साथ देता है, पार्टी के नाम का या उसके काम का। अब उसके सामने एक और चुनाव था, इस बार सिर्फ विधानसभा की सीट नहीं, बल्कि अपने जीवन भर के विचारों की परीक्षा। क्या सिद्धांत, सरलता, सादा जीवन और ईमानदार राजनीति इस नए तेज शोर भरे दौर में जिंदा रह सकती है? उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। डॉक्टरों ने बार बार चेतावनी दी, अय्या लंबे लंबे दौरे मत कीजिए, बहुत थकान मत लीजिए, आपके दिल पर ज्यादा दबाव ठीक नहीं है। पर कामराज इसे भी एक तरह की समय सीमा मान रहा था। मुझे पता नहीं मैं कितने साल और जीऊंगा, पर जब तक लोगों तक यह बात पहुंचती रहनी चाहिए कि राजनीति सिर्फ नारे और पद नहीं, सेवा भी है। वह फिर गांव-गांव निकल पड़ा, कभी बस से, कभी जीप से, कभी गांव की पगडंडियों पर पैदल चलते चलते सांस फूलने लगती तो पेड़ के नीचे बैठकर 2 मिनट सुस्ता लेता, फिर उठ खड़ा होता। कई जगह लोग उसे देखकर चौंक जाते, अरे इतने बड़े नेता हमारे घर के सामने खड़े हैं। पर जब वे उसके साथ आए लोगों से पूछते, अय्या किस होटल में ठहरेंगे, तो जवाब मिलता, कोई होटल नहीं, यहीं किसी स्कूल के कमरे में या पार्टी कार्यालय में फर्श पर चटाई बिछाकर सो जाएंगे। कामराज के पास अपनी उम्र के कई नेताओं की तरह कोई निजी कोठी नहीं थी, न ही शानदार गाड़ियां। विरुधुनगर में उसका अपना घर इतना साधारण था कि अगर बाहर उसका नाम न लिखा हो तो कोई यकीन ही न करे कि यहाँ कभी एक पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष रहा करता है। एक बार कुछ युवा कार्यकर्ता अपने आप से बहुत प्रभावित होकर बोले, अय्या आप चाहें तो दिल्ली में बड़ा बंगला मांग सकते हैं, आपने इतने साल देश के लिए काम किया है, थोड़ा आराम तो आपको भी मिलना चाहिए। कामराज ने मुस्कुराकर कहा, मेरे आराम का इंतजाम लोगों ने काफी पहले कर दिया है। वे चकित हुए, कैसे? कामराज ने धीरे धीरे जवाब दिया, जब मैं किसी गांव में जाता हूं और कोई बूढ़ी औरत मेरे हाथ में आधा सूखा हुआ केला रख देती है, यह कहकर कि अय्या आपने मेरे पोते को स्कूल पहुंचा दिया, तो मेरे लिए उससे बड़ा आराम और क्या हो सकता है। दिल्ली का बंगला उसके आगे काफी छोटा है। समय और तेजी से भाग रहा था। 1971 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कामराज ने फिर मैदान में उतरना का फैसला किया। यह शायद उसके राजनीतिक जीवन का सबसे भावनात्मक पर सबसे कठिन चुनाव था। अब उसके सामने सिर्फ शंकरन नहीं, पूरी इंदिरा लहर खड़ी थी। गरीबी हटाओ के नारों ने देश भर में एक नई उम्मीद जगा दी थी। कांग्रेस कई जगह कमजोर पड़ रही थी। वोटों की गिनती हुई तो धीरे धीरे साफ हो गया, कामराज यह चुनाव भी हार गया है। कुछ पत्रकारों ने काफी तेज सवाल पूछे, अय्या आपको नहीं लगता कि यह लोगों का आपकी विचारधारा पर भी फैसला है? क्या यह संकेत नहीं कि देश अब आप जैसे नेताओं से आगे निकल चुका है? कामराज ने किसी भी तरह की कड़वाहट के बिना कहा, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए हैं तो यह तो मेरी सफलता है। नेता का काम लोगों को अपने साथ खींचना नहीं, उन्हें अपने से आगे धकेलना है। मैंने कोशिश की थी कि वे मुझसे बेहतर जीवन जिए। अगर आज वे मुझसे अलग रास्ता चुन रहे हैं तो इसका मतलब है उन्हें अपने बारे में खुद फैसला लेना आ गया है। एक रिपोर्टर ने पूछा, लेकिन आपको दुख तो होगा ही कि आपका नाम अब संसद में नहीं गूंजेगा? कामराज ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैंने अपना नाम संसद की दीवारों पर नहीं, बच्चों की कॉपी के पहले पन्ने पर लिखना चाहा था। जो बच्चा आज भी स्कूल के बरामदे में बैठकर खाना खाता है, वही मेरा नाम याद रखे तो वही काफी है। संसद भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हर इंसान की तरह वह भी कभी कभी एकांत में थोड़ा उदास हो जाता था। बाहर से पहाड़ जितना मजबूत दिखने वाला आदमी भी अंदर से मांस और खून का ही बना होता है। एक शाम वह विरुधुनगर के अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। पुरानी लकड़ी की मेज, टूटी सी कुर्सी, कोने में कुछ किताबें और दीवार पर कुछ साधारण सी तस्वीरें, गांधी, नेहरू, राजाजी। दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। साथियों ने सोचा कोई कार्यकर्ता होगा। पर जब दरवाजा खुला तो सामने शंकरन खड़ा था। उसका चेहरा पहले जैसा तेज था, पर आंखों में थोड़ी थकान थी। शायद अपनी जीतों का बोझ वह भी महसूस करता था। कमरे में 2-3 सेकंड का भारी सन्नाटा रहा। फिर कामराज ने खड़े होकर कहा, आओ शंकरन, इतने साल बाद आए हो, कुर्सी
तो खुद खींच कर ले लो। शंकरन थोड़ा असहज होकर बैठा। उसने धीमे स्वर में कहा, अय्या, मैं जानता हूं आपको मुझसे कितनी शिकायतें होंगी। कामराज ने बात काट दी। शिकायत? क्यों? तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। राजनीति में मतभेद होना अपराध नहीं। शंकरन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकाला। बहुत साल पहले किसी सम्मेलन का निमंत्रण पत्र, जिस पर कॉलेज के स्टॉल पर इकट्ठा हुए युवा कार्यकर्ताओं के साथ कामराज की धुंधली सी तस्वीर थी और कोने में खुद शंकरन का युवावस्था का चेहरा। आपको याद है अय्या? एंडान उसने पूछा। तब मैं आपका कार्यकर्ता था, पहली बार आपके साथ मंच साझा किया था। मैंने उसी दिन सोचा था, एक दिन मैं भी आपकी तरह बनूंगा। कामराज ने कार्ड को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। अच्छा हुआ तुमने मेरी तरह नहीं बनने की कोशिश की। अगर दो आदमी एक जैसे हो जाएं तो उनमें से एक अनावश्यक हो जाता है। तुम्हें बस अपना काम ईमानदारी से करना है। इतना याद रखना, जब तुम्हारा समय समाप्ति की तरफ होगा तब तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैंने किसके लिए यह सब किया? अगर उस दिन तुम्हें जवाब मिल गया कि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी किया, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हुआ। करण की आंखें थोड़ी नम थीं। शायद उसे भी महसूस हो रहा था कि समय उसके लिए भी हमेशा नहीं ठहरने वाला। कुछ ही साल बाद देश ने एक ऐसे दौर में प्रवेश किया जहां सत्ता की पकड़ और कड़ी हो गई। आपातकाल जैसी घटनाएं आम आदमी के अधिकारों पर छाया की तरह फैलने लगीं। कामराज उस समय किसी बड़े पद पर नहीं था, पर उसने जहां जहां संभव हुआ वहीं वहीं अपनी असहमति जताई। उसकी आवाज अब दिल्ली के गलियारों में बहुत दूर तक नहीं जाती थी, लेकिन तमिलनाडु के छोटे छोटे कस्बों में अभी भी लोग कहते थे, कामराज अय्या ने कहा है तो बात में वजन होगा। उसका श्वास थे अब तेजी से बिगड़ रहा था। डॉक्टर ने एक दिन साफ कह दिया, अब आपको लंबे सफर नहीं करने चाहिए। आपके दिल पर बहुत जोर पड़ चुका है। आपको अपने लिए थोड़ा समय रखना चाहिए। वह हंस पड़ा। मेरे लिए समय? मैं तो अपने लिए कभी नहीं जी पाया डॉक्टर। अब जब घड़ी का कांटा धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाने लगा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने लिए जीऊं? बहुत देर से आए आप। फिर भी उसने अपने दौरे कम कर दिए। अब वह ज्यादा समय अपने कमरे में बिताता, कभी पुराने साथियों से बातचीत, कभी अपने ही सादे जीवन की छोटी छोटी यादें। उसके पास जायदाद के नाम पर कुछ नहीं था। कुछ साधारण कपड़े, एक पुरानी घड़ी, कुछ किताबें और उन लोगों के दिलों की अनग इनत कहानियां जिनकी जिंदगी उसकी वजह से बदली थी। एक दिन कुछ पत्रकार उससे मिलने आए, शायद आखिरी विस्तृत इंटरव्यू के लिए। उनमें से एक ने पूछा, अय्या, आपको नहीं लगता कि अगर आप चाहते तो आज बहुत बड़ी संपत्ति, बड़ा परिवार, बड़ा साम्राज्य छोड़कर जाते? कामराज ने उन्हें सीधा देखा, फिर धीरे से कहा, जिस आदमी ने बचपन में भूख की वजह से स्कूल छोड़ा हो, वह अगर सत्ता में रहकर फिर से भूख बनाए रखे तो उसके पास दुनिया की सारी संपत्ति हो, फिर भी वह सबसे गरीब रहेगा। मैं गरीब मर जाऊं कोई बात नहीं, पर अगर मेरे रहते कोई बच्चा सिर्फ भूख की वजह से स्कूल छोड़ दे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी हार है। पत्रकार ने पूछा, और जीत? दातार डस्टे। कामराज ने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर स्कूल की यूनिफॉर्म में कुछ बच्चे हंसते हंसते जा रहे थे। उनमें से एक के हाथ में पुराना बस्ता था जिसकी सिलाई कई बार रफू की गई थी। मेरी जीत? उसने कहा, वह है जब कोई बच्चा फटे बस्ते के साथ स्कूल की तरफ जाता है और उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि आज दोपहर को खाना मिलेगा या नहीं। आप इसे राजनीतिक जीत कहें या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1975 की एक सुबह, जब देश अपने ही भी एक अजीब से तनाव से गुजर रहा था, विरुधुनगर के उस छोटे से घर में हलचल बढ़ गई। कामराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर आए, दवाएं दी गईं, पर शरीर अब साथ छोड़ रहा था। कुछ पुराने साथी उसके बिस्तर के आसपास बैठे थे। किसी ने डरते डरते पूछा, अय्या, आपको किसी बात का दुख है? उसने काफी धीमी आवाज में कहा, दुख नहीं, बस एक चिंता है। जो काम मेरे हिस्से का था वह पूरा हुआ या नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर जो बच्चे स्कूल में हैं वे हम सब से आगे निकल जाए, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद उसकी धड़कन धीरे धीरे थम गई। वह आदमी जिसने सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ियों को छुआ,
2 प्रधानमंत्रियों के चयन में केंद्रीय भूमिका निभाई, कांग्रेस अध्यक्ष बना, मुख्यमंत्री बना। उसी ने अपनी आखिरी सांस एक साधारण कमरे में साधारण बिस्तर पर ली, न कोई शोर, न कोई तामझाम। जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हुई तो भी एक अजीब दृश्य देखने को मिला। भीड़ बह उठ थी, पर राजनीतिक भाषण बहुत कम। अधिकतर लोग अपने अपने गांव की छोटी छोटी यादें लेकर आए थे। किसी ने बताया कैसे कामराज एक रात उनके घर में रुक गए थे, किसी ने किसी स्कूल का जिक्र किया, किसी ने किसी नहर का। शंकरन भी भीड़ में था। अब उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने जीवन भर इस आदमी से मुकाबला करने की कोशिश की। कई बार मैं चुनाव जीत गया, बहसें जीत गए, पर आज मैं मानता हूं, जिस दिन मैंने अपने लिए पहला बड़ा बंगला बनवाया उसी दिन मैं उससे हार गया था, जिसके पास आज भी अपनी कहने लायक कुछ ज्यादा नहीं है। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आईं, नई पार्टियां बनी, नई सरकारें आईं गईं, पर तमिलनाडु के स्कूलों में दोपहर का खाना अब भी बनता रहा। किसी किसी किताब के कोने में एक छोटा सा पैराग्राफ छपा रहता कि कामराज 1903-1975 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण जन नेताओं में से एक, जिन्होंने अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर शिक्षा और साधारण लोगों के हित को अपने जीवन की धुरी बनाया। कई बच्चों के लिए वह बस किताब का एक नाम था, पर जब दोपहर के खाने की थाली उनके सामने आती, या जब वे स्कूल से लौटते हुए नई सड़क पर चलते या किसी नहर से अपने खेत की तरफ पानी देखते, तो बिना जाने भी वे उस आदमी के सपने में चलते रहते जिसने समय की कड़ी सीमा के भीतर अपना सब कुछ लगाकर यह बदलाव शुरू किया था। अगर कभी भविष्य में कोई बच्चा अपने नाना से पूछे, नाना यह कामराज कौन था, तो शायद वह बूढ़ा आदमी कहानी की तरह बताएगा, वह आदमी था जिसने किसी राजा की तरह महल नहीं बनाए, पर इस पूरे प्रदेश को एक बड़ा स्कूल बना दिया। जिसके पास अपने लिए समय कम था, पर उसने हम सबके लिए भविष्य का समय बढ़ा दिया। और शायद कहीं दूर से किरीट, कुर्सी, औपचारिक पद, सम्मान से परे इतिहास धीमी आवाज में कहेगा, यह कहानी किसी राजा की नहीं, एक ऐसे आदमी की है जिसने राजा बनने से ज्यादा लोगों को अपने भीतर राजा होने का एहसास दिलाया।